हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का SRS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज से हम आपके लिए क्लास 12th मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन कहलाता है, समाकलन कहलाता है, जिसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो क्लासेस होंगी वो आपकी क्लास 12th के लिए तो महत्वपूर्ण होंगी ही। जो परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी, वो चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे CBSE बोर्ड की हो या ICSE बोर्ड की हो, और इन परीक्षाओं के साथ साथ में ये क्लासेस आपके लिए IIT JEE, NDA, एयरफोर्स, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। प्लस साथ ही जो बच्चे बायो से 12th कर रहे होंगे उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समाकलन का टॉपिक क्लास 11th में और क्लास 12th में फिजिक्स में भी होता है, जहाँ पर शायद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। तो आज की क्लास को देखने के बाद इंटीग्रेशन पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है, और क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। साथ साथ क्या फार्मूले आपको चाहिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए, क्योंकि समाकलन एक ऐसा टॉपिक होता है जो अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, या यूं कह लें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स होता है। इन डिफरेंशिएशन में आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आपको फार्मूले लर्न हो या ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो दिया गया एक्सप्रेशन या ना हुआ हो, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जब वो फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है सभी परीक्षाओं से रिलेटेड। हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न परीक्षाओं से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है मैथ्स में, वो चाहे एडवांस मैथ हो या वनडे की मैथ हो, एलिमेंट्री मैथ हो, वो सारी समस्याओं का समाधान आपका किया जाता है हमारे नंबर पे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन, या जिसे समाकलन कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को देख लिया जाए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है। डिफरेंशिएशन या अवकलन। अवकलन, अवकलन हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसी को हम वर्ड को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। एक वर्ड निकल के यहां से आया, पहला पार्ट बना वो अव बना, और दूसरा क्या बना, कलन बना। कलन का मतलब होता है गणना करना, गणना अर्थात कैलकुलेशन करना, इसी को कलन कहा जाता है। और अव का मतलब होता है कम करना, किसी क्वांटिटी को कम कर देना, वही अवकलन कहलाता है। गणना के द्वारा किसी क्वांटिटी को कम कर देना वो अवकलन कहलाता है। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होगा, इनवर्स प्रोसेस जो होगा, जस्ट विपरीत जो होगा, वही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है या समाकलन कहलाता है। समाकलन का मतलब होता है मान बढ़ा देना। कैसे बढ़ा देना? अब समाकलन को भी तोड़ लिया जाए अगर, तो समाकलन में दो वर्ड है, एक सम है और दूसरा कलन है। कलन का मतलब तो वही होता है गणना करना, बट सम का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम इंग्लिश में समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सम का मतलब होता है योग, जोड़। और इंटीग्रेशन का यूज उसी पर्पज से किया जाता है। इंटीग्रेशन की जो खोज की गई हमारे पूर्व के गणितज्ञों ने, महान गणितज्ञों ने जो समाकलन की खोज की, इंटीग्रेशन की खोज की, इस खोज को करने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि योग ज्ञात करना। पहले समाकलन का उपयोग केवल योग ज्ञात करने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसको समाकलन कहा गया। योग ज्ञात करना इंटीग्रेशन कहा गया, जो कि डिफरेंशिएशन का जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है, रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं।
जैसे एक फंक्शन आपको दे दिया जाए x की पावर 5, इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया होगा x के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स जिस फंक्शन के साथ लग जाता है, इसका मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो ये बताता है। यहां पर जो लिखा होता है वेरिएबल या चर, उसी के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन को हमने बताया कि इसका मतलब होता है गणना करके कम करना। और आपको पता है कि डी बाई डी एक्स आप x की पावर 5 को आप जब अवकलन करते हैं तो आप 5 पहले लिखते हैं और x की पावर में एक कम कर देते हैं, यही तो होता है। फार्मूला आपका क्या होता है, आपने सीखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n दैट इज इक्वल टू n पहले ले आते हो और x की पावर में n-1 हो जाता है। पावर क्या किया आपने, x की पावर n दिया हुआ था, आपने पावर लेस कर दिया, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, अवकलन कहा जाता है, कम करना, वैल्यू को कम कर दिया। अब इंटीग्रेशन इसका जस्ट रिवर्स होगा, तो जब रिवर्स होगा तो यहां कम किया जा रहा है, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन में इंक्रीज हो जाएगी पावर, यही इसका रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। देखिए कैसे होता है, अगर हम यहां से इसको हटा दें 5 को, ये या रहने देते हैं कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन अगर हमको इसी का करना हो तो ऐसे लिखेंगे 5x की पावर 4 और यहां पर ये dx लगा देंगे। अब dx क्यों लगा देंगे, देखिए यहां जब अवकलन किए थे तब भी dx लगाए थे डिवाइड में, और यहां पर dx लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, यही तो हो रहा है। तो रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक स्टेप रिवर्स होता है, ऐसा नहीं कि कुछ कोई एक चीज रिवर्स हो गया, एक एक स्टेप रिवर्स होते हैं। कैसे होते हैं, यहां dx डिवाइड में है, इधर देखो मल्टीप्लाई में है। अब इसको जो हमको इंटीग्रेट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, वो भी x के रिस्पेक्ट में किए थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, वो चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो। आपने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, फाइंड द dy by dx when x equal to sin x and y equal to tan x, ऐसे किया होगा, या यूं कह दिया जाए आपको कि tan x का sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये लिखा जाएगा d ऑफ tan x डिवाइडेड बाय d ऑफ sin x। इसका मतलब है कि sin x के रिस्पेक्ट में tan x का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। वही चीज यहां पर है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू पावर 4 dx, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है, आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो अभी सारे फार्मूले हम आपको समझाते हैं। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये साइन क्या होता है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को भी आपको हम बताते हैं कि क्या हिस्ट्री है, क्यों यही साइन यूज किया गया इंटीग्रेशन का प्रदर्शन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसी साइन का यूज क्यों किया गया। कुछ और साइन ले लेते लेकिन यही लिया गया, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक हिस्ट्री है। तो x की पावर n dx, इसका जब हम यूज करते हैं तो होता है x की पावर n, इंक्रीज कर लेते हैं, पावर इंक्रीज हो जाएगी इंटीग्रेशन में, और डिवाइडेड बाई इसी पावर से लगा देते हैं। तो जब यहां पर आप फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा x की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 5, और साथ में एक कांस्टेंट c लगाएंगे। अब कांस्टेंट c क्यों आया उसको आगे समझते हैं, बट यहां देखिए क्या होता है, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला आपका, x टू पावर, फंक्शन देखिए आपका यही मिल गया, x टू पावर 5 जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, समाकलन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके फार्मूले आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, और आगे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन यही क्यों लिया गया, कुछ और क्यों नहीं लिया गया। तो क्यों लिया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये समझ लेते हैं। हमने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन का यूज जो किया जाता था वो सम के लिए किया जाता था, योग के लिए। जब समाकलन की खोज की गई तो उस खोज के पीछे जो उद्देश्य छिपा था, वो उद्देश्य यही था
कि विभिन्न श्रेणियों का सम आसानी से कैसे निकाला जाए, सीरीजेज का सम आसानी से कैसे निकाला जाए, उसके लिए इंटीग्रेशन की खोज की गई, समाकलन की खोज की गई। और सम का जो पहला कैरेक्टर होता है वो एस होता है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जितने भी एलिमेंट खोजे गए अभी तक उन सब के लिए कोई ना कोई सिंबल बनाया गया कि हर बार अगर उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे सोडियम है, सोडियम को रिप्रेजेंट करना है तो हम बार बार सोडियम नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल यूज किया गया Na। क्लोरीन को है, क्लोरीन को बार बार नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं Cl। वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए या सम के लिए हम बार बार सम नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे S। तो पहले के समय में जो इंटीग्रेशन का साइन यूज होता था वो ये होता था S, एग्जैक्ट S बनाया जाता था, और इसी के साथ में ये आपका लगा दिया जाता था dx। ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ करता था और यहाँ पे आपका फंक्शन लिखा हुआ करता था। बट ऐसा तो नहीं है कि सभी सम को फाइंड आउट करने के लिए इसका हम यूज कर लेंगे तो सम आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि 2 + 3 = 5 होता है। अब 2 + 3 का मान ज्ञात करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन तो नहीं यूज करेंगे, या इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पर एग्जैक्ट ये आने वाला भी नहीं होता, क्योंकि साथ में कुछ लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, वही कांस्टेंट इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेगा। तो ये जो सम आ रहा है वो एग्जैक्ट सम नहीं है, नियर बाई में सम होता है। अभी इसको हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, या थोड़ा सा अभी आपको हम विजुलाइज करा देते हैं कि कैसे एग्जैक्ट सम नहीं आता है, थोड़ा बहुत नियर पास में होता है, नियर बाई में होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो जो बाद के मैथमेटिशियंस लोग आए, उन्होंने जब देखा कि इंटीग्रेशन के द्वारा हम एग्जैक्ट सम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, वो अप्रॉक्स में होता है, नियर बाई में होता है, तो उन्होंने किया क्या कि इस S को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अब जैसे आपके पास S है, स्प्रिंग है, S टाइप की अगर S साइन की जो है स्प्रिंग आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स को पकड़कर आप खींचिए, तो जब आप खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बीच का पोर्शन आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो S है ये भी तो S है, बट एग्जैक्ट S तो नहीं दिख रहा ना, ये थोड़ा सा चेंज हुआ। तो हमारा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो भी एग्जैक्ट तो नहीं आती सम के फॉर्म में, तो जो हमको एग्जैक्ट सम नहीं मिलता है इंटीग्रेशन करके, तो इसीलिए बाद के मैथमेटिशियन ने किया क्या, इस S का साइन थोड़ा सा चेंज किया, उसका शेप चेंज किया और इंटीग्रेशन का एक नया साइन दे दिया। ये इसके पीछे की हिस्ट्री है, लॉजिक है। अब देखते हैं कि कैसे एग्जैक्ट फाइंड आउट होता नहीं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलेंगे, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये समझ लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, उसके लिए जो वेरिएबल होगा, सपोज दैट y = fx दिया हो, तो इसका जो वेरिएबल है x, उसकी दो बाउंड्रीज आपको दे दी जाएंगी, दो लिमिट्स दे दी जाएंगी कि आपको इससे इसके बीच में ही इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें आपको बाउंड्रीज नहीं दी जाती, आपको सिर्फ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी होती है, फंक्शन के फॉर्म में ही फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होता है, हम फंक्शन की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। यही दोनों का चेंज हुआ। अब ये इंटीग्रेशन एग्जैक्ट कैसे नहीं मिलता है, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज जो किया जाता है वो जनरली एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, ये y = fx, और आपसे कह दिया जाए कि हमको इस फंक्शन का एरिया x = a से x = b के बीच में फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे परपेंडिकुलर के थ्रू और यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे।
अब जब अपने आप 11th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, तो इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन करके बताया गया होगा कि कैसे आप इस ग्राफ के थ्रू इंटीग्रेशन का यूज करके आसानी से एरिया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इस पूरे स्लॉट का एक थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं जो कि बिल्कुल छोटा हो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा पार्ट ले लेते हैं। और आपको पता है कि अपने रेट ऑफ चेंज पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन के लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहली एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज या रेट। तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जब दो वैल्यूज को आपस में सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, और वो डिफरेंस डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा एक्स से या डेल्टा वाई से। जिस एक्सिस पर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको x1 कह लें और इसको x2 कह लें तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 हो जाता है। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि x1 और x2 के बीच में डिफरेंस बहुत ही छोटा है, बिल्कुल छोटा, नियर बाई जीरो के आसपास पहुंचे, देन वी यूज अ स्पेशल पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एज लिमिट x टेंड्स टू 0 या डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज dx दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये जो बीच की पट्टी है, अगर हम ये कंसीडर कर लें, ये थोड़ा सा इधर तिरछी हो गई है, सीधी कर लेते हैं, बराबर वैल्यू जिससे दे, एक सेकंड, चल ये ले लिया। अब ये बीच की जो वैल्यू आई है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, dx से डिनोट करेंगे। तो जो बीच की वैल्यू है वो क्या है, चौड़ाई है, एकदम छोटी सी पट्टी ले लिया तो ये चौड़ाई हो गई, विड्थ हो गई हमारी। और इस पट्टी की लेंथ क्या है, सिंस हम y एक्सिस पर चल रहे हैं, ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है, तो हम y एक्सिस पर चल रहे हैं तो इस लेंथ को क्या लेंगे, y लेंगे। अब अगर हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा x जो बीच का ये लिमिट है बहुत छोटा है। आपने लाइट के चैप्टर में लेंस पढ़े होंगे, वहां पे दो फार्मूले डेरिवेट किए होंगे, तो फार्मूले डेरिवेट करने पे आपको बताया गया होगा, एज्यूम कराया गया होगा कि लेंस अगर बहुत छोटे हो जाते हैं तो बिल्कुल पास पास में उनकी कंडीशंस आ जाती है। वही चीज यहां पे आपको एज्यूम करना है। क्या करना है, अगर ये dx बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा, जितना हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, पास पास आ जाएंगे, और ये लेंथ हमारी, ये जो इधर की लेंथ बन रही है, विड्थ बन रही है, वो एग्जैक्ट आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बनती। अगर आप इसको मैच कराएंगे तो ऐसे ये पट्टी आपकी जाएगी, ये ऐसे जाएगी, क्योंकि कर्व हमारा क्या हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आ जाता है। बट आपको बताया क्या जाता है, जो कंसीडरेशन किया गया इस प्रोसेस के थ्रू एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वो ये किया गया। अभी इसको हम भूल जाते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए इसको फिर याद करेंगे। हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये dx बहुत छोटा है, तो जब छोटा है तो ये वाला पॉइंट, अच्छा इसको हम a कह लें, इसको b कह लें, ये c कह लें और ये d कह लें। तो जब बहुत छोटा होगा ये कर्व हमारा और dx और छोटा होगा तो c और d बिल्कुल पैरेलल लाइन में आ जाएंगे, और जैसे ही पैरेलल लाइन में आए तो रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई हमने क्या लिया हुआ है, y एक्सिस पर है तो लंबाई हमने y लिया, और चौड़ाई क्या लिया, dx लिया, तो ये dx हो जाएगा। ये इस पट्टी का एरिया आ गया। अब इसी तरह पूरे पार्ट को, पूरे स्लॉट को हम छोटी छोटी पट्टियों में अगर डिवाइड कर दें सेम चौड़ाई की, तो इसकी भी चौड़ाई dx हो जाएगी, और ऊंचाई तो वही रहेगी y, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा y dx। फिर अगली पट्टी ले लेते हैं सेम चौड़ाई की, उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा y dx। ऐसे ही करते हुए पूरे स्लॉट को छोटी छोटी समान पट्टियों में डिवाइड कर दें, तो छोटी छोटी पट्टियों का जो क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया निकलेगा, उन सभी एरियाज को आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इसका 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 इस तरह करते हुए सब अगर आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इस पूरे स्लॉट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वही हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। बट
ये एग्जैक्ट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहां पर आप देखो, जैसे ही आपके एंड पॉइंट को यहां मैच कराओगे, चूंकि क्या हो रहा ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो पॉइंट बाय पॉइंट इंक्रीज करेगा, उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, साथ में एबव की ओर टर्न हो रहा है। तो ये बीच का थोड़ा सा एरिया बचा, वैसे ही यहां थोड़ा सा बचा, इसमें भी बचा, इसमें भी बचेगा, इधर से भी बचेगा, साथ में थोड़ा सा यहां से भी, इस तरह करते हुए सब में बचता जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा बच रहा उसका कैलकुलेशन तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस फार्मूले से, वो एग्जैक्ट एरिया नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, कुछ छूट गया। तो इसीलिए ये जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला आपका बनाया गया या इंटीग्रेशन का जो सिंबल बनाया गया, वो एग्जैक्ट एस ना बनाकर नियर बाई में एस बनाया गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह करते हुए ये इसकी लॉजिक है, ये हिस्ट्री है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, एक एक फिगर को मेंशन करते हुए चलेंगे कि कैसे पूरा एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। फिलहाल वॉल्यूम आपके सिलेबस में नहीं है, आप हायर क्लासेस में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वॉल्यूम भी इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। फिलहाल फार्मूले आपकी बुक्स में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट क्यों जुड़ जाता है। ये जो सी लिख देते हैं हम लोग, वो सी लिखने के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्यों हम लोग सी का यूज करते हैं। सी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने जब डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का किया तो आप वैल्यू क्या पाते हैं, 0 पाते हैं। यही तो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 0। ये समझ में आ गया? अब अगर हम ये कह दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है क्या, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये रिटर्न किया जा सकता है कॉस एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कितना आया, कॉस एक्स आया। और साथ में एक और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हमको साइन एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आया, दोनों की ही वैल्यू कॉस एक्स आई, जबकि दोनों फंक्शन सेपरेट हैं, अलग हैं। ये साइन एक्स है और ये साइन एक्स प्लस सी है। तो ऐसा हो रहा है डिफरेंशिएशन करने में, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि अगर इसका और इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हमको सेम फंक्शन मिलना चाहिए। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू सेपरेट फंक्शन से आई हुई हैं, डिफरेंट फंक्शन से आई हुई हैं, तो अगर एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो 2 वैल्यू तो नहीं मिलेंगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। बट हमको तो साथ में कांस्टेंट चाहिए। तो जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो यह कंसीडर कर लिया जाता है, कंसीडर्ड होता है कि उस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो वहां पर हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। तो उसी कांस्टेंट को एज्यूम करने के लिए इंटीग्रेशन में हम सी का यूज करते हैं। अब सी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की जो स्पेलिंग होती है वो स्टार्टिंग सी से होती है। तो इसको डिनोट करने के लिए, कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। और ये मान के चला जाता है कि जब डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा। अब कोई भी कांस्टेंट रहा हो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो जनरल कांस्टेंट ले लेते हैं सी। अब वहां पे अलग अलग कंडीशंस पे कांस्टेंट आपको एज्यूम करने होंगे, जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से कांस्टेंट भी एज्यूम किया जाता है, जो कि आगे की एक्सरसाइजेज में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की कंडीशन में, कैसे क्वेश्चन में और कौन सा कांस्टेंट लेना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट एज्यूम नहीं किया तो आपका आंसर मैच नहीं करता, आंसर गलत कर दिया जाता है। जबकि गलत नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट की वजह से थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता। अब कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए जो आपकी बुक्स में भी होंगे, बट यहां भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाए।
डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये कितना होता है? 0 होता है। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो 0 आ जाता है, और कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन किया जाता है तो वो सी एक्स आ जाता है। एक्स का मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है वो समझते हैं। आपने ये सीखा हुआ है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और साथ में कितना c। अगर आप इन फंक्शंस को फार्मूले के रूप में लर्न कर रहे हैं तो आपको बार बार c पढ़ने की या c याद करने की नीड नहीं है। बट अगर उसी फार्मूले को आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपको c लगाना होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप फार्मूले के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो c नहीं याद करना है और ना ही c डिलीवर करना है बार बार। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो आपको c लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी टर्म का यूज करेंगे और ये इसकी वैल्यू कैसे आई वो समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ c लिखा हुआ है तो c को हम c इंटू 1 भी तो लिख सकते। अब c को हम बाहर ले आए और 1 के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं? x की पावर 0 dx, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में, किसी भी वैल्यू की पावर में अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो हम 1 को ये लिख सकते हैं। अब यही वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? c ऐसे ही हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा और प्लस का एक कांस्टेंट आ गया। तो क्या बन गया? cx। अच्छा, यहां पे c लेके चलना है तो इसको c1 कर लें, c2 कर लें, c डैश कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। दैट इज इक्वल टू cx प्लस c1। तो ये फार्मूले के फॉर्म में है, तो आप c1 चाहे लिखें या ना लिखें, या लिखना चाहते हैं तो लिख दें, तब भी कोई गलत नहीं होगा ये। तो इस तरह करते हुए इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया। अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने cos x का किया था तो माइनस साइन एक्स आया था। इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दैट इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा, प्लस c लगा लो। इंटीग्रेशन ऑफ आपने किसका किया था? डिफरेंशिएशन किया था tan x का तो आया था sec स्क्वायर x। यहां sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा tan x प्लस c। ऐसे ही इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cot x आएगा। जितने भी फार्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उनका रिवर्स कर देंगे तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ फार्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसका होता है sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ये होता है माइनस ऑफ cosec x प्लस c। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ है e टू पावर x dx दैट इज इक्वल टू e की पावर x ही होता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। सेम है जैसे ही आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx दैट इज इक्वल टू log x बेस e प्लस c, क्योंकि डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन वो log x होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? अगर आपको ये लिखा रहे 1 बाई एक्स और dx या साथ में 1 बाई एक्स की पावर n dx, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करें या log का फार्मूला अप्लाई करें। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? x को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, x की पावर -1 लगाए, फिर x की पावर n का फार्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसेस होता है। आपको जैसे ही 1 बाई एक्स दिखे, x मतलब x की पावर में सिर्फ 1, तो आप log x सीधे लिखेंगे। और अगर यहां x की पावर में 1 के अलावा कुछ भी दिख जाए, वो चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे इंटीजर में हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर, आपको x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बट
अगर x की पावर में सिर्फ 1 है, वो भी पॉजिटिव का, निगेटिव का नहीं, पॉजिटिव का 1 है, तो आप सीधे log x लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे ये गलती होती है। अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होता है माइनस कॉस, सॉरी प्लस का होगा यहाँ पे क्योंकि माइनस यहाँ यूज हो चुका है, कॉस इनवर्स x प्लस सी, सेम एज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आया तो ये कॉट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे ये फार्मूले सब आपकी बुक्स में मिलेंगी। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। और इंटीग्रेशन 1/mod x, इंटीग्रेशन 1/mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का, दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि अक्सर गलत होता है, e की पावर log x बेस e। अब ये डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है और इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है, तो इसको हम d/dx या इंटीग्रेशन का साइन ना लगा के जनरल याद कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। ध्यान क्या रखना है, यहां भी बेस में वही वेरिएबल हो जो वेरिएबल यहां बेस में हो। दोनों प्लेसेस में अगर बेस हमारा इक्वल है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ही x आ जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इंटीग्रेशन पूछा गया है और डिफरेंशिएशन पूछा गया तो डिफरेंशिएशन से पूछेंगे, या इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a टू पावर log ऑफ fx, और यहां भी a लिखा जाए तो ये सीधे सीधे वैल्यू देगा fx। ये आप लर्न कर लीजिए, इसी में इसकी जो भी कैटेगरीज बनेंगी वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपको इतने फार्मूले बेसिक याद होने चाहिए, क्योंकि यही फार्मूले रिलेट करके आगे इंटीग्रेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट कराएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, और क्वेश्चन देखने से पहले माइंड में एक चीज आप मेकअप कर लें। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शन दिया जाए तो उस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जितने फार्मूले आप लर्न किए हैं या लर्न कराए जाएंगे या बताए जाएंगे, उतने ही टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो सकता है। अदरवाइज उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है, कुछ एज्यूम करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उनका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, फाइंड आउट नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, कैसे भी दिया गया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट इंटीग्रेशन तभी संभव है जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। एक ये दिया हुआ है, अब अभी जो आपको फार्मूले हमने लिखे उसमें कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं था या tan स्क्वायर x नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं कैसे, आपने अभी जब फार्मूले देखे तो उसमें एक फंक्शन देखा होगा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो इसको अगर हम सेक स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लें तो इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा। अब ये इंटीग्रेशन जैसे d/dx करते थे, कई फंक्शन हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सब फंक्शन के साथ अलग अलग, वैसे ही यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है माइनस
1 है, देखो कांस्टेंट है, हमने लिखा था पहला ही फॉर्मूला, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऑलवेज सी एक्स दे के जाता है। तो यहां पर 1 है, सी का मतलब 1 हुआ, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन के सारे सिंबल हटाओगे आप एक कांस्टेंट c डाल दोगे। क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो अब इंटीग्रेशन आपने साइन x का किया हुआ, स्क्वायर का तो नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं होगा जब तक कि इसको कन्वर्ट ना किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। तो कैसे लाएंगे, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हम साइन स्क्वायर x को यही रहने दें और बाकी को अरेंजमेंट कर लें, चेंज कर लें, तो ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये पूरा हो गया। अब अलग कर लें, प्लस माइनस के साथ जितने फंक्शन होंगे सबके साथ इंटीग्रेशन लग जाएगा अलग अलग, तो अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ये वाला बाई 2 इसके साथ भी आएगा, तो यहां बाहर कर लें, ये हो जाएगा cos 2x dx। देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा cx से, और माइनस 1/2 ये ऐसे ही रहने दो। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, बट यहां क्या है 2x है तो साइन 2x आएगा। अच्छा, अब जब किसी फंक्शन के साथ किसी वेरिएबल में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन करते समय डिवाइड कर देते हैं और कांस्टेंट लगा देंगे c। इसको लिखेंगे क्या, 1/2x माइनस 1/4 साइन x प्लस c हो गया, ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो इस तरह करते हुए आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे की जो भी क्लासेस होंगी उनमें एक तरफ से आपका जो आपके लेवल का है, 12th के लेवल को, एनडीए के लेवल को, आईआईटी जेई के लेवल को, उस लेवल से आपको लेकर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो सके और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हो सके। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो अभी हमने आपको लास्ट में समझाया कि आपको ये याद रखना है और उसी से जो कंडीशंस बनेंगी उस पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखो यहां बेस और यहां बेस सेम है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, अभी इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं मिल रही यहां से सिर्फ इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, और वो क्या मिल रही है, x dx मिल रही है। हो गया, अब आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया। कैसे करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां हो जाएगा x की पावर 1 ही है और 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना ऊपर पावर आता है उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस का c लगा देते हैं। तो इस तरह आसानी से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए, ये दिया हुआ है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। e की पावर log x बेस e दिया हुआ है, तो दोनों का बेस जैसे ही सेम दिखे आपको, सीधे सीधे आप इसको उठा के ले आइए, ये x हो गया, ये dx हो गया। क्लियर हुआ, तो क्या हो जाएगा, x² 2 और प्लस का c हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब यहां थोड़ी सी समस्या है। क्या समस्या है, बेस तो दोनों का सेम है, बट log x के साथ में 5 का मल्टीप्लाई है। तो आपने log m की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा हुआ है, log m टू पावर n दैट इज इक्वल टू n ऑफ log m। जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगा, तो इसका जस्ट रिवर्स कर लेते हैं। यहां 5 से मल्टीप्लाई है तो ये क्या लिखा जा सकता है, e टू पावर log x टू पावर 5 और बेस क्या हो गया, e हो गया। अब देखो दोनों का बेस सेम आ गया और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास, x की पावर 5 बच गया। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं x की पावर n से, क्या हो जाएगा, x टू पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 और प्लस का कांस्टेंट c लगा दिया। तो इस तरह करते हुए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कल से आपकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्लासेस होंगी, जो क्वेश्चंस आएंगे और उन एक्सरसाइज को सॉल्व कराते समय एनसीईआरटी के साथ साथ में आपकी रेफरेंस बुक्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम रखेंगे, जिसमें से आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती हैं हर्षरूप शर्मा की, इन सब की बुक्स के जो मेन अच्छे क्वेश्चंस होंगे
जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है या परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हुए आपकी क्लासेस कंटिन्यू इस तरह कराई जाएंगी कि बोर्ड परीक्षा के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।